हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी को आर ओ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जी के जी एस की क्लासेस चल रही हैं। ठीक, तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएं चैनल पर, एक दूसरे को शेयर कर देंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। ठीक, लगभग एक क्लास मैंने शुरू कर दी है, आज दूसरी क्लास आपके सामने है। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा सभी लोग। आइए चलिए, पहला क्वेश्चन, मेरी वॉइस आप सभी को क्लियर होगी? ठीक, तो सभी लोग फटाफट कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, मेरी वॉइस सभी को क्लियर होगी और मेरा पिक्चर्स ठीक है भी क्लियर दिख रहा होगा। ठीक, आइए चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि कॉलम ए और कॉलम बी, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मिलान करना है। ठीक है, मिलाइए। शासक और अधिकारी दिए गए हैं और उनका कबीला दिया गया है कि कौन सा शासक और अधिकारी कौन से कबीले से आता था। ठीक है, यही बताना है। तो आइए हम लोग मिलान करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि कौन सा शासक और अधिकारी कौन से कबीले से आते थे। ठीक, तो इल्तुतमिश 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 का कबीला क्या था? इल्तुतमिश आता था हबसी। ठीक है, किससे? हबसी कबीले से इल्तुतमिश आता था। ठीक, इल्तुतमिश किससे आता था? सॉरी सॉरी शमसी, हबसी नहीं, शमसी कबीले से। एक बार इरेज किए थे। ठीक है, हाँ, इल्तुतमिश किससे आता है? शमसी कबीले से आता है। इल्तुतमिश किससे आता है? शमसी कबीले से आता है। बलबन आता है इलवरी से, और जमालुद्दीन याकूत हबसी से, जमालुद्दीन याकूत हबसी से, और मंगू आते हैं मंगोल से। मंगू कहाँ से? मंगोल से। ठीक, ये चारों ऑप्शन आपके सामने जो दिख रहे हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आप सभी के क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार, एक पुर्तगाली लेखक थे नूनीज, उनके अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? विजयनगर साम्राज्य की जो महिलाएं थे किन किन क्षेत्रों में निपुण थी, ये बताना है। ठीक, किसके अनुसार? एक कौन है? एक पुर्तगाली लेखक है नूनीज, उनके अनुसार बताना है कि महिलाएं किन किन क्षेत्रों में, विजयनगर साम्राज्य की जो महिलाएं थी किन किन क्षेत्रों में निपुण थी। कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण और भविष्यवाणी, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से सही कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो बात करें तो कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण और भविष्यवाणी, तो इन सब में निपुण थी विजयनगर की जो महिलाएं थी। विजयनगर साम्राज्य की जो महिलाएं थी इन सभी चीजों में बहुत ही निपुण थी। ठीक, ये नूनीज कौन था? एक घोड़े का व्यापारी था। ठीक है, पुर्तगाली यात्री भी था। तो इसने विजयनगर के शासक अच्युत राय के काल में इन्होंने क्या किया? विजयनगर यहाँ आया था, यहाँ पर इसे 3 वर्ष तक रहा था। कितने? 3 वर्ष तक ये रहा था। क्लियर है सभी को? ठीक है, इसके अनुसार जो है, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, वहां की महिलाएं, विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण और भविष्यवाणी, इन सब में जो है अच्छी तरह से निपुण थी। और एक यात्री थे इतालवी यात्री, कौन था? इतालवी यात्री थे निकोलो कोंटी। ये कब आए थे? देवरा फर्स्ट के काल में इन्होंने विजयनगर की यात्रा की थी। ये सब जानते रहिए। कभी कभी ये भी सिर्फ यात्रियों के नाम दे देता है और पूछा जाता है क्वेश्चन में किसके शासनकाल में ये भारत आए थे, या फिर कहाँ पर ये स्थान भी दे दिया गया इसके स्थान पर, या फिर किस राजा के टाइम पर आए थे, ये ऑप्शन में पूछा जा सकता है। तो इतालवी यात्री कौन था? निकोलो कोंटी। ठीक है, इतालवी यात्री कौन आया था? निकोलो कोंटी। देवराय फर्स्ट के काल में विजयनगर की इसने यात्रा की थी। ठीक, और एक था फारस के यात्री आए थे अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक किसके टाइम पे आए थे? देवराय द्वितीय के काल में आए थे, उन्होंने भी विजयनगर की यात्रा की थी।
और कई सारे बारबोसा, डोमिगो, बहुत सारे यात्री आए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसको आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है फिर। ध्रुवदास भगत नामावली बिल्कुल सही, नाभादास भक्तमाल, रसखान रसिक प्रिया और उस्मान चित्रावली। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रसखान रसिक प्रिया नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? रसखान, रसखान नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? केशव दास होगा। रसिक प्रिया किसने? केशव दास। रसखान के प्लेस पे क्या हो जाएगा? केशव दास होगा। बाकी ध्रुवदास, भागत नामावली, नाभादास भक्तमाल और उस्मान चित्रावली, बाकी सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ठीक, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। आपको जहां भी कंफ्यूजन होगी आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर। ठीक है, अधिकतर यूपीपीसीएस में इस बार जो आप लोगों ने पेपर देखे होंगे, ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, उसमें कथन और कारण के भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। और ये नया ट्रेंड आ गया इस बार 2025 वाला पेपर को देख लीजिए। पेपर जिस तरह से रहा था उसी तरह से आरओ की भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि ठीक उसी तरह क्या पता आरओ का भी एग्जाम हो। ठीक है, चलिए ये भी देखते हैं। कथन ए और कारण आर कहा गया, इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इसका उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। कथन ए क्या है? कथन ए दिया गया, शाह आलम द्वितीय ने, किसने? शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। ठीक है, इसका कारण क्या दिया गया है? कारण दिया गया है कि उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। किसका? उत्तर पश्चिम सीमांत में किसका? विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। इसमें क्या है? कथन और कारण तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आर ए का सही स्पष्टीकरण है? तो आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक, क्लियर है? क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शाहजादा सूजा, कौन? शाहजादा सूजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 4.5% के सामान्य सीमा शुल्क से 30 लाख रुपयों के वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया। ठीक, दूसरा क्या है? मुर्शिद कुली जफर खान ने कंपनी के दस्तक को, मुर्शिद कुली जफर खान की बात हो रही है कंपनी से, इससे, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। कंपनी के दस्तक को आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग में न लाए जाने की व्यवस्था दी। ठीक है, आप लोग भी कमेंट करके बताइए कौन सा कमेंट, कौन सा क्वेश्चन, ठीक है, इसका कौन सा आंसर सही होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तक विक्रय कर दी। तो कौन सा निम्नलिखित में से सही है? ऑप्शन 1 और 3, 2 और 3, केवल 2, 1, 2 और 3। ठीक है, तो ऑप्शन बी केवल 2 और 3, मैंने बताया क्या? ऑप्शन 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन 2 और 3 बिल्कुल सही है। ठीक, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवध के प्रशासन पर निम्नलिखित रपटों को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से उनका सही कालानुक्रम पता करें। नैरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू दी अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1849 to 50 और आउटरम्स रिपोर्ट। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? नीचे सही कालानुक्रम को इसको सेट करना है। ठीक, तो आइए देखते हैं। नैरेटिव्स ऑफ जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ द अवध इन द ईयर्स 1849 to 50 और आउटरम्स रिपोर्ट। तो ऑप्शन ए 1, 2, 3 तीनों बिल्कुल सही और बिल्कुल सही क्रम में सेट हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये तो मान लीजिए
इजी था, ठीक है, आसानी से आ गया। इसी तरह से और भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन होगी लगातार, उसमें डेट वाइज रहेगा, तो मार्च का 2-3 दिया जाएगा एक साथ, अप्रैल है तो उसका भी दिया जाएगा, तो ठीक है इस चीज को देखिए, इसमें ईयर वाइज था तो ये आसानी से हो गया, ठीक है। ये 1824 से 1825 का था, ये 1849 से 1850 का था, और आउटरम्स रिपोर्ट जो है 1856 की थी, ठीक है। ये आसानी से आ गया, इसलिए आसानी से सेट भी हो गया, तो 1 2 3 इजी, ठीक है। ये 1824 से 1825 क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें से जो है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है, ठीक। क्या है, बेस्टीटाट बक्सर का युद्ध, ठीक। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं बल्कि कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ध्यान दीजिएगा, कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं बल्कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। कब हुआ था, 1817 से 1818 में ये हुआ था, 1817 से 1818 में, ठीक। कौन सा सही सुमेलित नहीं है यही बताना था, ठीक। बक्सर का युद्ध सभी को पता होगा, 1764 में बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध कब से कब तक, 1814 से 1816 तक, ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1799 में। ये कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए भी पूछा जा सकता था कि इसको एक क्रम में सेट करो कि सबसे पहले उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ था, ठीक। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अगर पूछा जाए तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, जैसे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है, ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, कई सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2, ठीक है। कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करना है, ठीक। चलिए फिर मिला लेते हैं। भारतीय शस्त्र अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम, ठीक। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में, शाही पद अधिनियम 1876 में, ठीक। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में, ठीक है। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में, 1869 में भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम आया था, क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। 19वीं सदी में भारत में आर्थिक विकास की कमी के लिए, 19वीं सदी की बात हो रही है, भारत में किसकी आर्थिक विकास की कमी के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण जिम्मेवार थे, ठीक। तो आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप की नीति से, कौन सी हस्तक्षेप की नीति से वचनबद्ध थी, किंतु वास्तव में यह एक विभेदात्मक हस्तक्षेप की नीति थी। कैसी नीति थी, एक विभेदात्मक हस्तक्षेप की नीति थी। दूसरा ऑप्शन क्या है, यूरोपीय उद्यमियों के संबंध बैंकों और एजेंसी घरों के साथ थे, जबकि भारतीयों को स्वजन परिवार व जाति के लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था, ठीक है। तीसरा, जब बागानों का अंतरण व्यक्तिगत पूंजीपति के स्वामित्व में किया गया तब देशीय निवेशकों की जानबूझकर क्या की गई, उपेक्षा की गई। कौन सा उत्तर सही है, ये तो ऑप्शन डी 1, 2 और 3, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, ठीक है, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध, ठीक है। किसकी बात हो रही है, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था की बात हो रही है। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के
विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। देखिए फिर से घटनाक्रम का क्वेश्चन आ गया है, इसको सही घटनाक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक, तो पहले हम लिख लेते हैं कि कौन सा विद्रोह कब हुआ, इससे आसानी हो जाएगा कि हमें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए। ठीक है, तो बंगाल का सिपाही विद्रोह, ठीक है, बंगाल का जो सिपाही विद्रोह था कब हुआ था, 1764 में हुआ था। उसके बाद कच्छ का विद्रोह, बिल्लोर का सिपाही विद्रोह। तो कच्छ का विद्रोह अगर देखें तो 1816 से 1832 में। कच्छ का विद्रोह कब हुआ था, 1816 से लेकर 1832 में हुआ था। बिल्लोर का जो सिपाही विद्रोह है 1806 में। ठीक, इसको इससे जो है अगर याद रहेगा तो कालक्रमानुसार इसको इसकी घटना के अनुसार लगाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। संथाल विद्रोह इसी में अगर बात करें, संथाल विद्रोह की 1855 से 1856। संथाल विद्रोह अधिकतर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, संथाल विद्रोह से बेल्लोर का सिपाही विद्रोह, इससे रिलेटेड जो जनजातीय विद्रोह हुए थे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन फिक्स मान के चलिए कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। ठीक, कौन सा बच रहा है, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह भी हुआ था 1831 से 1832 में। अब इसको अब क्रम में लगाने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा बंगाल का विद्रोह। ठीक है, नंबर 1 पर हो जाएगा बंगाल का विद्रोह। उसके बाद बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद है कच्छ का विद्रोह 1816 से 1832। ठीक, कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 1832 में, और संथाल विद्रोह हुआ है 1855 से 1856 में। तो 1, 3, 2, 5 और 4। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इसको लिख भी लीजिएगा। ठीक, संथाल विद्रोह का आपको सभी को पता ही होगा कि सिद्धू और कान्हू ने इनका नेतृत्व किया था झारखंड में। ठीक है, नागपुर में। ठीक है, झारखंड के नागपुर में। कोल विद्रोह रांची में। ठीक है, हजारीबाग, सिंहभूम, वो सब जो पूरा वो जनजातीय इलाका है वहां पर। ठीक है, ये सब ब्रिटिश नीति के विरोध में ये सारे विद्रोह हुए थे। ठीक, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन और भी आएंगे मिलान करने के लिए। तो इस बार क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसा ही रहने वाला है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, नाना साहब कानपुर, लक्ष्मीबाई झांसी, ये मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। ठीक है, लक्ष्मीबाई झांसी तात्या टोपे मध्य भारत, कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश। तो क्या हो जाएगा, कुंवर सिंह कहां से थे, कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि कहां से थे, बिहार के जगदीशपुर में थे। ये हर बार जो बच्चा बिहार पीसीएस देता होगा, ये क्वेश्चन बिहार में 1 नंबर का फिक्स मान के चलिए। बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे। हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार में कि कुंवर सिंह कहाँ थे, एक फिक्स क्वेश्चन है बिहार का ये। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज सुधारक राजा राम मोहन राय। किसकी बात हो रही है, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी की बात हो रही है। तो जो बहुत ही अच्छे समाज सुधारक थे। ठीक है, के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, इनके विषय में कौन सा ऐसा है जो कि गलत है राजा राम मोहन राय के बारे में। ये समाज सुधारक थे। ठीक है, आधुनिक भारत और ये क्या कहते हैं, अगर बात करें तो बंगाल के नवयुग का जनक इनको कहा जाता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, राम मोहन राय उस संभ्रांत वर्ग के थे जिसकी शक्ति चिरस्थायी बंदोबस्त, ठीक है, मतलब परमानेंट सेटलमेंट की बात हो रही है, चिरस्थायी बंदोबस्त जिसको बोलते हैं, लागू करने पर कम हो गई थी। ठीक है, दूसरा क्या, उन्होंने वेदांत के अद्वैतवाद और ईसाई एकेश्वरवाद दोनों का अध्ययन किया था। ठीक है, उन्होंने उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया था। ठीक, उनका पहला संगठन आत्मीय सभा था। उनका पहला संगठन क्या था, आत्मीय सभा था, ये ध्यान दीजिएगा, जिसकी स्थापना कलकत्ता में 1815 में हुई थी। बिल्कुल सही है।
ठीक है, तो कौन सा गलत है? पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए क्या है? गलत है। ठीक, राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता था? आधुनिक भारत और बंगाल का क्या कहा जाता था? उनको नवयुग का जनक कहा जाता था। ठीक, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं, ठीक है, कथन और कारण। ठीक है, कथन और कारण का क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। पहला कथन ए क्या है? आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। क्या? किसने? आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में क्या प्रदान की थी? हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। दूसरा क्या है? आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति के श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। नीचे दिए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कथन ए भी सही है और कारण ए भी सही है। क्या ए कथन आर, कथन ए और कथन आर एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं? फिर कथन ए जो है कथन कारण आर उसकी व्याख्या कर रहा है, तो जी नहीं, ए और बी दोनों सही है, लेकिन ए परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना, अगर हम बात करें कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब? 1875 में। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये भी पूछ लिया जाता है अधिकतर, फैक्ट आरओ में अधिकतर ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा कि फैक्ट क्वेश्चन है तो ये सब पूछ सकता है। ठीक है, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कहां पर की थी? बंबई में की थी। ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कहां पर? बंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन और कारण फिर से आ गया। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ठीक है, 19वीं सदी के कौन से आंदोलन? सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। दूसरा क्या है? कारण क्या है? सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। निम्न कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए और कारण आर दिया गया है। ठीक, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कौन सा सही है। ए बी सी डी थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख दिया गया है, ये जल्दी जल्दी में गलत मत लगा के आइएगा, गलत गोला मत बना के आइएगा। तो कथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है, और आर ए की व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी मेरे ख्याल से आप सभी को। ठीक है, नेता है और पार्टी है, कॉलम ए और कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मिलान करना है कि कौन से नेता किस पार्टी से हैं। ठीक है, कौन से नेता किस पार्टी से हैं? तो आइए देख लेते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ से हैं। मीनू मसानी जो है स्वतंत्र पार्टी से थे। और एस ए डांगे थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। अशोक मेहता थे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से। ठीक है, अशोक मेहता किससे थे? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। कोई कंफ्यूजन होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके संस्थापक और संगठन, ठीक है, नेता दिए गए हैं, उसके संस्थापक थे, और ये वो संगठन था जिसका इन्होंने संस्थापित किया था। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी के शताब्दी के पहले दशक में होने वाली निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। फिर से काल अनुक्रम में व्यवस्थित करने का क्वेश्चन आ गया। ठीक, चलिए फिर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंबई अधिवेशन, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, सबसे पहले कहां पर हुआ था? बंबई अधिवेशन 1885 में बंबई में तेजपाल, ठीक है, संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसका आप सभी को
जरूर पता होगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके अध्यक्ष भी अधिकतर पूछ लिया जाता है। ठीक, कौन थे इसके अध्यक्ष? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कब हुई थी ये? 1906 में ढाका में हुई थी। कहां पर? 1906 में कहां पर हुई थी? 1906 में ढाका में हुई थी। और किन्होंने किया था? आगा खान ने। किसने? आगा खान। ठीक। बंगाल का विभाजन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सूरत अधिवेशन। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं तो ठीक है। ठीक है। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बंगाल का विभाजन हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 में ये लागू किया गया था। क्लियर है? बंगाल के विभाजन 1905 में लागू किया गया था और 1911 में इसको वापस भी ले लिया गया था। ये भी ध्यान दीजिएगा कि 1911 में इसको वापस ले लिया गया था। किसके? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसको वापस ले लिया गया था। ठीक। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सूरत अधिवेशन बच रहा है। हाँ, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। कब? सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने की थी। एक नाम और ऐड कर लीजिएगा, सलीमुल्लाह खान। ढाका में 1906 में, 1905 में ये हुआ, 1907 और 1885। क्लियर है सभी चीजें? ठीक। इसी अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस में क्या हुआ था? 1907 में विभाजन हो गया था कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए। ठीक। ठीक, 1907 में विभाजन हो गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इस हिसाब से देख लिया जाए एक बार। 1885 तो ठीक है, नंबर 1 पे है। नंबर 3 पे ये हो जाएगा बंगाल विभाजन, ये ठीक है। और 4 ठीक है, 1 3 2 4 ऑप्शन बी, 1 3 2 4 होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। कथन और कथन 1 और कथन 2 दिया थोड़ा तेज चल रहा है। ठीक है। 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। फिर से ये क्वेश्चन 1907 का आ गया। मैंने अभी 1907 के सूरत अधिवेशन के बारे में आपको बताया इसमें, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि इसके अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। तो ये बिल्कुल सही है। इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों, चरमपंथी और नरमपंथी, मतलब नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। मैंने ये भी आपको बताया था कि इसमें नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। ठीक है। अगला क्या है? कथन थर्ड। 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के 2 गुट, चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया। क्या हो गया था? विलय हो गया। ठीक है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने की थी। क्या ये सही है? इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने नहीं की थी, बल्कि किसने की थी? किसने? इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने नहीं, बल्कि किसने? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अंबिका चरण मजूमदार ने की थी इस अधिवेशन की अध्यक्षता। क्लियर है? ऑप्शन सी होगा। 1 2 सही है, किंतु 3 गलत है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है और ऑप्शन 3 गलत है। चलिए नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। कथन ए और कारण आर दिया गया। खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया। इसका कारण क्या दिया गया? राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलनों में साम्राज्यवाद विरोध क्या था? एक प्रबल तत्व था। साम्राज्यवाद विरोध क्या था? एक प्रबल तत्व था। क्या ये सही है? ठीक है। नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनना है, तो बिल्कुल सही है कथन ए और आर।
ठीक है, दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या और स्पष्टीकरण कर रहे हैं। इसमें खिलाफत आंदोलन में यही हुआ था कि जब प्रथम विश्व युद्ध की बात करें उस समय प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या हुआ था, भारतीय मुसलमानों ने मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहे जो तुर्की के खिलाफ थे अंग्रेजों को इस शर्त पर उन्होंने सहायता देने का समर्थन किया था कि क्या युद्ध के बाद तुर्की साम्राज्य का विघटन नहीं किया जाएगा, इस शर्त पर उन्होंने सहायता देने की थी। युद्ध के बाद उन्होंने क्या किया था, तुर्की साम्राज्य का विघटन नहीं किया जाएगा इस पर, लेकिन वादे के विपरीत क्या किया गया, वादे के विपरीत युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य को विघटित करने का निश्चय कर लिया था। ठीक है, इसमें इस प्रतिक्रिया में अली बंधुओं ने क्या किया, ठीक है, इसका क्रिया का प्रतिक्रिया दी गई है। तो क्रिया इस प्रतिक्रिया में अली बंधु किसको कहा जाता है, अली बंधुओं में मोहम्मद अली और शौकत अली थे। ठीक है, अली बंधुओं में कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्होंने क्या किया कि नेतृत्व में इन्होंने खिलाफत आंदोलन, इन दोनों अली बंधुओं के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन उस समय बहुत अधिक जोर पकड़ रहा था। जब उसमें क्या हुआ, गांधी जी भी शामिल हो गए खिलाफत आंदोलन में, क्या हुए, गांधी जी भी शामिल हो गए, तो खिलाफत आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया था। ठीक, क्लियर है। इसमें क्या हुआ, चूंकि अली बंधुओं ने इसको शुरू किया था, गांधी जी में इसमें भाग ले लिया। ठीक है, एक अच्छा सहयोग बन रहा था। तो इसमें क्या हुआ कि जो मुस्लिम भाई थे, ठीक है, जो मुस्लिम थे, इन्होंने गांधी जी ने क्या किया, खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता, क्या किया इन्होंने, हिंदू मुस्लिम एकता और तत्कालीन उस समय राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन में मुस्लिमों की भागीदारी को क्या किया था, सबसे सुनहरा अवसर माना जाता है। क्लियर है। ठीक, तो बहुत सारी चीजें हैं, चलिए ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड राशि और इकाई के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन आ गया है, तो चलिए साइंस का भी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। उच्च वेग, ठीक, राशि दी गई है और उसकी इकाई दी गई है, उसका मात्रक दिया है, उसको मिलाना है। ठीक है, उच्च वेग का क्या हो जाएगा, उच्च वेग का मैक हो जाता है। उच्च वेग का मात्रक, उच्च वेग की राशि, उस वेग की इकाई क्या होगी, मैक होगा। ठीक, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, दाब का पास्कल हो जाएगा और ऊर्जा का जूल हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 2 3 4 बिल्कुल सही। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन शायद नहीं होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे पहुंच गए हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है। ओडोमीटर, ओंडोमीटर, ऑडियोमीटर और एमीटर, इसमें से एक इसी तरह का क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2024 में आ चुका है, उसमें स्पीडोमीटर पूछा था। ठीक, चलिए तो इसमें ओडोमीटर वाहनों के पहियों के द्वारा तय की गई दूरी और मापने का यंत्र है, बिल्कुल सही है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र, बिल्कुल सही। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति और एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र है। एमीटर क्या है, विद्युत शक्ति, ये सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो विद्युत शक्ति मापक यंत्र नहीं है, बल्कि वैद्युत परिपथ की शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या है, विद्युत परिपथ की शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या है, ये मीटर है। ठीक है, इसकी सहायता से जो है विद्युत धारा का मान किसमें, एम्पियर में ज्ञात किया था, किसमें, एम्पियर में ज्ञात किया जाता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए हैं, ठीक है, विचार कीजिए कथन ए और कारण को, कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, तो इसका मिलान, ठीक है, कथन ए क्या है, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। क्या है कि नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। कारण क्या है कि नमक बर्फ के जमाव बिंदु को बढ़ा देता है। तो क्या ये सही है, कथन और कारण,
में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन ए तो भाई बिल्कुल गलत है और आर सही है। ठीक है, क्या है? नमक और बर्फ के मिश्रण 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त होता है। जी नहीं। ठीक है, नमक क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl, तथा बर्फ क्या है? पानी का ठोस रूप है। ठीक है, H2O। ठीक है, अगर इसको दोनों को मिश्रण कर देंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे का तापमान क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। ठीक, कथन ए सही है। मैंने क्या बताया? गलत। कथन ए सही है। ठीक है, क्या है? कथन ए जो है सही है और कथन ए ये बिल्कुल सही है, नमक और बर्फ के मिश्रण से। ठीक है, तो कथन ए सही है, लेकिन आर बल्कि क्या है? आर गलत है। ठीक, आर गलत है। इसमें क्या होता है? जमाव बिंदु को बढ़ा नहीं देता। क्यों? क्योंकि जो है नमक के मिश्रण से क्या हो जाता है? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जबकि नमक को जल में या फिर बर्फ में मिलाने पर क्या होता है? जल का जमाव बिंदु जो है कम हो जाता है, बढ़ता नहीं बल्कि क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक, तो इसलिए कारण आर गलत है और कथन ए सही है। ऑप्शन सी सही होगा और आर गलत है। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए और कारण आर। प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा क्या है? लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। कारण क्या दिया गया? लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। ठीक, लाल का प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। कौन सा सही होगा? ए क्या है? गलत है, प्रकाश का दृश्य वर्णक्रम में। ठीक है, ए क्या हो जाएगा? एक गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हरे रंग के प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है वह कम होता है और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। ठीक, और प्रकाश के तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। ठीक, क्या हो जाएगा? ए गलत है और आर सही है। प्रकाश की अगर हम बात करें तो प्रकाश के जो अलग अलग रंगों की ऊर्जा है उसकी तरंग दैर्ध्य की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब तरंग दैर्ध्य अधिक होने पर ऊर्जा कम और तरंग दैर्ध्य कम होने पर ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है, इस कारण क्या होता है? हरा रंग लाल रंग से ज्यादा ऊर्जस्वी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। तड़ित आघातों से भवनों को बचाने के लिए तड़ित चालकों का उपयोग किया जाता है। तड़ित चालकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? चलिए देखते हैं फिर। तड़ित चालक अपने शीर्ष पर, ध्यान से पढ़िएगा, तड़ित चालक अपने शीर्ष पर एक विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। बिल्कुल सही, जिससे कि तड़ित अधिमान्य रूप से इस पर ही आघात करे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन एक क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? तड़ित चालक भवन की सतह, तड़ित चालक या भवन की सतह पर आवेश धारा को एक समान रूप से वितरित कर आघात के प्रभाव को कम कर देते हैं। जी नहीं। तीसरा क्या है? तड़ित चालक सारे आवेश धाराओं को मुख्य भूमि के काफी अंदर ले जाते हैं। सही है। ठीक है, तड़ित चालकों को भवन के किसी ऊंचे स्थान पर ही स्थापित किया जाना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी 1, 3 और 4। ऑप्शन सी क्या है? 1, 3 और 4 सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयनी यौगिक की बात हो रही है, तो आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलेय होते हैं। ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल एक, ऑप्शन ए केवल एक सही। आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलेय होते हैं। ठीक, नेक्स्ट। सूची 1 को सूची 2, ठीक है, फिर से कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान करना है। आइए देखते हैं। ठीक है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा को क्या बोलते हैं?
सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नीला थोथा को बोलते हैं कॉपर सल्फेट, और हाइपो को सोडियम थायोसल्फेट। हाइपो क्या बोलेंगे, सोडियम थायोसल्फेट। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। 4 1 2 3, ऑप्शन बी सही है। 4 1 2 3 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक क्षेत्र और अध्ययन का, ठीक है। वैज्ञानिक और अध्ययन का क्षेत्र दिया गया, क्षेत्र इधर लिखा है, क्षेत्र उधर रहेगा, ठीक है। वैज्ञानिक और अध्ययन का क्षेत्र दिया गया, कौन से वैज्ञानिक कौन से क्षेत्र के थे, ठीक है। चलिए देखते हैं। जेडी वाटसन थे आणविक जीव विज्ञान मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। किससे, आणविक विज्ञान मॉलिक्यूलर जीव बायोलॉजी से थे। लुई पास्चर सूक्ष्म वैज्ञानिक सूक्ष्म जैविकी माइक्रोबायोलॉजी से थे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। कमेंट करके बताते रहिएगा हमें, ठीक है। चलिए कॉर्लिनांस की बात करें तो वर्गीकरण विज्ञान, टैक्सोनॉमी और चार्ल्स डार्विन ने विकास के बारे में बात की है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा 3 1 2 4। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी 3 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। वह जैव उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम क्या है, जैव उत्प्रेरक। वह शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वह उत्पादित होते हैं, तो बिल्कुल सही है 1 और 2 दोनों, ठीक है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नील हरित शैवाल जैव उर्वरक बिल्कुल सही। क्रायोस्टोपा माहो नियंत्रण सही है। बायो 902 सरसों का कायोक्लोन क्या है, बायो 902। एजोबैक्टर क्या है, सही सुमेलित नहीं है। एजोबैक्टर जैव कीटनाशी, ठीक है। तो एजोबैक्टर जैव कीटनाशी नहीं होते हैं। जीवाणु शैवाल और कवक वातावरण से नाइट्रोजन लेकर क्या करते हैं, ये उसे उर्वरक के रूप में बदल देते हैं। जैव कीटनाशी नहीं होते हैं, ठीक। क्या होते हैं ये, जीवाणु शैवाल और कवक वातावरण से नाइट्रोजन लेकर उसको उर्वरक में बदल देते हैं, ठीक। एजोबैक्टर, ठीक। नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं और स्वतंत्र रूप से रहते हैं, बिल्कुल फ्री, ठीक है। सभी ये एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों में पाए जाते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडिनो वायरसों में एकल तंतु डीएनए, ठीक है। किसकी बात हो रही है, एकल तंतु डीएनए मत, ठीक है। संजीन मतलब जीनोम होते हैं, ठीक है। जबकि रेट्रोवायरसों में द्वितंतु डीएनए संजीन होते हैं, ठीक है, जीनोम होते हैं। कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है, जबकि एड्स रेट्रोवायरस के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शन ही बिल्कुल सही गलत हैं, ठीक। सॉरी फिर से नहीं, एडिनो वायरस में एकल तंतु डीएनए संजीन जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रोवायरसों में द्वितंतु, ठीक है, डीएनए संजीन जीनोम होते हैं, ठीक। ये तो गलत है, ठीक है। दूसरा क्या, कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है, जबकि एड्स रेट्रोवायरस के कारण होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी होगा इसमें, केवल 2। कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है, केवल 2 सही है, ठीक है। क्लियर है, ऑप्शन बी सही है, सही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
हम्म कथन दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम है। मानव शरीर किसके? सेलुलोज के पाचन में अक्षम होता है। कारण क्या है? शरीर में स्टार्च, मानव शरीर में क्या? स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है, डायस्टेस विद्यमान रहता है। ठीक, तो क्या करना है? सही कथन बताना है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो क्या है इसमें? ए और आर तो दोनों बिल्कुल सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि जो इन दोनों का कोई सीधा संबंध नहीं है। ठीक है, इन दोनों का कोई सीधा संबंध नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उल्ब में तरल होता है, पराश्रव्य ध्वनि प्रम, तो हिंदी ऐसी लिख देते हैं कि पूछिए मत। ठीक है, उल्ब मतलब एमनियन। ठीक है, एमनियन। ठीक, ये ठीक, एमनियन। ठीक है, उल्ब में तरल होता है। ठीक, प्रस्रव ध्वनि क्रम विक्षण किसी भ्रूण के लिंग का संसूचन कर सकता है। कूट का सही उत्तर चुनिए। तो भैया ये दोनों सही है, ऑप्शन ए और एक दो, एक और दो दोनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, ये अगर हम उल्ब की बात करें, जो एमनियन है, ये एक तरल पदार्थ होता है, लिक्विड मटेरियल होता है। ये क्या कहता है? भ्रूण को जो गर्भावस्था के दौरान है, उसका बाहरी क्षति और दबाव से क्या करता है? बचाता है कि बाहर से कोई आघात, बाहर से कोई चोट न लगे। ठीक है, एवं भ्रूण के क्या करता है? समुचित विकास और हलचल के लिए योग्य वातावरण प्रदान करता है। ये उल्ब का काम है। दूसरा क्या है? जो पराश्रव्य ध्वनियां हैं, अल्ट्रासाउंड स्कैन, ये पराश्रव्य ध्वनियां, इसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक है, जानते रहिए। ठीक, क्या? अल्ट्रासाउंड स्कैन। ठीक है, क्रम विक्षण मतलब स्कैन। ठीक है, इसमें इस तकनीक में क्या कहते हैं कि उच्च आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी की जो ध्वनि तरंगे होती हैं, पेट के जरिए गर्भाशय में भेजी जाती हैं। ठीक है, ये तरंगे शिशु को क्या करती हैं? छूकर वापस आती हैं, और कंप्यूटर क्या करता है? इन तरंगों को तस्वीर के रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है? इसके माध्यम से भ्रूण के लिंग का पता भी लगाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, हम्म
सॉरी बैटरी लो हो गई थी, ध्यान नहीं दिया हमने, ठीक है। तो क्या बता रहे थे आप लोगों को, हाँ गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा, ठीक है 80, ठीक है, और 79, 78, 78.41 इटावा की है, 78.95 औरैया की है, 79.71 कानपुर नगर और गौतम बुद्ध नगर की 80.12 है, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंस है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर गाजियाबाद का पूछेगा तो गाजियाबाद की है 78.1% है, ये यहाँ की साक्षरता दर है। 2011 के बाद से अभी जनगणना हुई नहीं है, इसलिए 2011 की ही जनगणना अभी तक चली आ रही है। क्लियर है, तो इसको आरोही क्रम में लगाना था, तो ये आरोही क्रम है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यह बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करते हैं। 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे। सही उत्तर का चयन कीजिए, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों इसमें बिल्कुल सही हैं। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम 1 कॉलम 2 का मिलान करना है कि नहीं, सॉरी मिलान नहीं करना है, जनसंख्या से रिलेटेड है, इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो आइए अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं कि 2011 की जनसंख्या में क्यों किस नगर की जनसंख्या कितनी थी। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं मेरठ, ठीक है, नंबर 1 पर मेरठ है, तो 14-24-908 है मेरठ की, 14-24-908 है, ठीक है मेरठ की 14-24-908 है। गाजियाबाद की 23-58-525, गाजियाबाद की है 23-58-525 है, ये सब लिख भी लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। और आगरा की है 17-46-467, 17-46-467 467 है। और इसी तरह वाराणसी की भी है, वाराणसी की कितना है 14-35-113, वाराणसी की है 14-35-113, सॉरी 113 है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन कौन सा इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 2-3-4-1, ठीक। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी 2-3-4-1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कर्व दिया गया है और इंडिकेशन दिया गया है, लॉरेंज वक्र, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति और रोजगार, ठीक है। तो इसमें आइए मिलान कर लेते हैं फटाफट कि कौन सा किसमें सही है। लॉरेंज वक्र इन्फ्लेशन मतलब आय अथवा संपदा के वितरण में असमानता। फिलिप्स वक्र मतलब फिलिप्स वक्र अगर है तो मुद्रास्फीति और रोजगार को दिखाएगा। फिलिप्स वक्र किसको दिखाता है, मुद्रास्फीति और रोजगार को दिखाता है, ठीक। क्लियर है। एंजल वर्क, एंजल वर्क दिखाएगा आय और खाद्य में अनुपात। लाफर वक्र, लाफर वक्र पर व्यय, लाफर वक्र पर व्यय का कर धरे एवं कर राजस्व है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। क्लियर है। लॉरेंज वक्र क्या होता है, इससे ग्राफ इसके इस लॉरेंज वक्र के माध्यम से क्या होता है, आय वितरण को संदर्भित किया जाता है। 1905 में इसको 1905 से मैक्स और लॉरेंज द्वारा आय वितरण की असमानता को क्या किया था, प्रतिनिधित्व करने पर विकसित प्रतिनिधित्व करने के लिए विकसित किया गया था, ठीक है। फिलिप्स वक्र क्या है, इसमें मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य क्या क्या है, एक स्थिर और उल्टा संबंध होता है, उसी के बारे में बताया जाता है, ठीक है। एंजल वक्र भी इसी तरह क्या है, एंजल वक्र क्या है कि किसी वस्तु या सेवा पर जो घरेलू व्यय है और आय के मध्य उसके संबंध को यह दर्शाता है। लाफर वक्र क्या है, लाफर वक्र में इसके द्वारा कर दरों और कुल कर राजस्व के मध्य जो संबंध है उसको भी दर्शाया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। कारण क्या दिया गया, गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने की रस में मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक होती है। तो ये भैया बिल्कुल गलत है, ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसमें गलत है। चीनी उद्योग जो है दक्षिण भारत में नहीं, ठीक है।
भारत क्या है, गन्ने में सबसे बड़ा उपभोक्ता द्वितीय राष्ट्र उत्पादक राष्ट्र है इसका। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। UPCARIARI, इसी से रिलेटेड कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था। यूपी कार IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है, ठीक है। IARI इंडियन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो IVRI कहाँ पर है ये, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में इज्जत नगर में है, कानपुर में नहीं है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के बरेली के कहाँ पर, इज्जत नगर में। कहाँ पर, बरेली के इज्जत नगर में है। क्लियर है। NDRI कहाँ पर है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है, ठीक है। बहुत ही प्रमुख डेयरी अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1923 में। कहाँ कब हुई थी, 1923 में। क्लियर है। चलिए क्लियर। कल मैंने आप लोगों को कल क्लास में भी 40 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, कंप्लीट कराए थे। आज 40 क्वेश्चन हो गए हैं। किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह का कोई भी समस्या, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मित्र बंधुओं को सबको शेयर कीजिए, ठीक है। क्लास कैसी लग रही है तो कमेंट में जरूर बताएंगे, क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।